वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग तीसरे लेक्चर को कर रहे हैं ऑनलाइन रूप से। वैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर के पीछे जो भी बातों को पढ़े हैं पुनः हम एक बार शॉर्ट में आपको बता दें। जो घुला सॉल्यूट, जिसमें घुला सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन, उसमें जब कितना घुला हुआ है सॉल्यूट वो निकालने लगते तो उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने के हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं, जिसमें पीपीएच, पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलेलिटी, ये सारे टर्म्स को पढ़ते हुए फॉर्मेलिटी पर लिए हुए हैं। नॉर्मेलिटी वाले टॉपिक में है जिसका कल लेक्चर हम लोग किए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात उसमें आप ये देखें कि नॉर्मेलिटी एज सेम एज मोलरिटी है, बस फर्क इतना है कि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। बस इतना फर्क है, नहीं तो और के आगे के टर्म सेम है। तो वहां मोल की जानकारी आपको पहले से था, क्योंकि गिवन मास में जब मॉलिकुलर मास से भाग दे देते हैं या एटॉमिक मास से भाग देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट की जानकारी आपके पास नहीं थी, और इसलिए हम लोग को जानना किसको पड़ा? पहले ग्राम इक्विवेलेंट को। जब ग्राम इक्विवेलेंट को समझने आप आए तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ा कि मास को ऊपर रखना पड़ता है और एन फैक्टर के डाटा को नीचे रखना पड़ता है। लेकिन एन फैक्टर का मीनिंग होता है क्या? तो एन फैक्टर के मीनिंग होते हैं वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस, मतलब प्लस और माइनस की संख्या, या तो प्लस या माइनस की संख्या, या नहीं तो फिर अगर अभी जो सामने बेस है तो उसका एसिडिटी, या एसिड होता है तो उसका बेसिसिटी। ये सब है एन फैक्टर। एन फैक्टर का यहाँ एन का मीनिंग है नंबर, चाहे वो वैलेंसी की नंबर हो, चाहे प्लस वाले की संख्या की नंबर हो, चाहे वो आपको यहाँ एसिडिटी की संख्या हो जाएगी या बेसिसिटी की हो जाएगी, उसकी संख्या, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? एन फैक्टर। एन का मीनिंग क्या हो जाता है वहां? नंबर। तो कल के क्लास में आप दो चीज का एक ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख गए थे। वो दो कौन से चीज थे? एक पहला था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटम, और तब आप क्या किए थे? तो एटॉमिक मास में वैलेंसी से भाग दिए थे, वहां वैलेंसी एन फैक्टर का काम किया था। और जो एटॉमिक मास होता है उसमें वैलेंसी से भाग देना मतलब वो कितना बॉन्ड बनाता है या कितना प्लस माइनस होता है, उससे भाग दिए थे आप। लेकिन जब बी पर है आप तो उसमें लिख रहे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो प्लस माइनस पर टूटने वाला, खास विशेष करके आयनिक मॉलिक्यूल। तो पहले क्या करते थे? उसमें मॉलिक्यूल को पहले प्लस माइनस में तोड़ देते हैं, तोड़ के देख लेते हैं कि भाई या तो प्लस या माइनस, एगो को गिन लेते, प्लस ही गिनिए, हमको आंसर से ना जरूरत है, तो कितना प्लस आता है वो इंडिकेट कर लिए। दूसरी बात, उसका मास टोटल कितना आता है वो जोड़ के निकाल रही है। जो मास जोड़ के आता है जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, उसमें आप जो प्लस में आगे है संख्या, उससे आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल। ये भी क्लियर हो गए? दो बच गए थे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। आज हमारा लेक्चर इसी दो पर है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जो डी होगा। लेकिन जब आप यहां आएंगे, जो सामने अभी आपके पास है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और उसके लिए एन फैक्टर का काम कौन करेगा? एसिडिटी। तो इस केस में हमको पहले यह जानना पड़ेगा कि भाई बेस किसको कहते हैं, पहले जान पहचान तो हो जाए, और फिर ये एसिडिटी टर्म के लिए क्यों ऐसा शब्द यूज किया गया है कि उल्टा नाम देके एसिडिटी लिखा हुआ है। तो पहले एक बात आप क्लियर हो लीजिए कि बेस हम लोग उसको बोलते हैं, और बेस हम क्यों बोलेंगे? आर्हेनियस साहब का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, 9 10th में रहता है आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट, पढ़े होंगे। और उसी में रहता है कि जो एच देता है पानी में घुल के उसे बोलते हैं एसिड, जो OH देता है उसे बोलते हैं बेस या क्षार, और जब एसिड और बेस मिल जाता है तो बना देता है सॉल्ट या लवण, जिसको बोलते हैं आप नमक। क्लियर समझ आई बात? तो यहाँ भी वही उन्हीं आर्हेनियस के सिद्धांत को हमको लागू करना है। आर्हेनियस के हिसाब से ही चल रहे, कहता है कि बेस की पहचान ये है कि उसके पास एक स्पेशल चीज क्या मिलेगा? OH मिलेगा। अगर उसके पास OH मिल गया तो समझ लीजिए वो क्या है? बेस है। और एसिडिटी का यहाँ मीनिंग है कि OH तो है तब बेस है, लेकिन एसिडिटी का मीनिंग यह है कि नंबर ऑफ OH है कितना। हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में OH की संख्या एक भी होगी, ये भी हो सकता है कि OH की संख्या दो भी होगी, ये भी हो सकता है OH की संख्या तीन भी होगी। तो दोनों के मीनिंग में फर्क है। बेस की पहचान ये हुई कि OH है या नहीं, अगर OH है तो फिर वो बेस है। लेकिन एसिडिटी का मीनिंग हो कि OH की संख्या कितनी है, दो है, एक है, तीन है, कितनी है, वो हो जाएगा क्या? एन फैक्टर। इसलिए ना हर जगह देख रहे हैं कॉमन चीज क्या रहा है? नंबर, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? एन फैक्टर। क्लियर हो गए? जब इसका हम लोग ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने लगेंगे, किसका? बेस का। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के दौरान जिस ये बेस है ना, उस बेस का मॉलिक्यूलर मास क्या कर देंगे? ऊपर लिख देंगे। जो मास जोड़ के निकालते हैं, कल भी जोड़ के नहीं निकाल रहे थे,
तो जो जोड़ के मास निकालते हैं वो ऊपर रख देंगे मॉलिक्यूलर मास। इन एसिडिटी यानी एसिडिटी को नीचे रखेंगे। रियलिटी में हम लोग भाषा में यूज करने के लिए एसिडिटी लिखते हैं, लेकिन मीनिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ OH। OH की संख्या जितनी रहेगी उससे उस मॉलिक्यूलर मास में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? बेस का मिल जाएगा। क्लियर होगा? पहले यहां तक लिख दीजिए और तब हम लोग न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन पे। इस फैन का स्विच दे दीजिए। वैसे आप चाहेंगे तो YouTube से भी लिख सकते हैं, ये तो फिर वीडियो सेव ना हो जाता है। जैसे क्लास खत्म होता है बस अपलोड रहता है वो, और वीडियो को रोक रोक के आप आराम से लिख सकते हैं। और इतना हैंडराइटिंग मेरा अच्छा है ना कि आप फ्रेश फ्रेश दिखता रहता है क्या लिखा है। हो गया? क्वेश्चन पर आवे? अब क्वेश्चन पे इसको लिख दिए सब। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, और निकालना किसका है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्वेश्चन है, मतलब आपको मैंने क्वेश्चन दिए ये कि आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, लेकिन किसका निकालो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहला प्रश्न यही आपके ब्रेन में आएगा कि सर ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेस है? क्योंकि कल भी तो आप फॉर्मूला सब लिख रहे थे, आप प्लस माइनस में तोड़ देते थे। तो एक था एटम। एटम मतलब जैसे सोडियम है तो वो समझ गए, चलो एटम के लिए निकाल रहे थे। जैसे ही उसमें NaCl आया आयनिक मॉलिक्यूल, तो इसको तोड़ लेते थे कि Na प्लस Cl माइनस। अंतर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर सीधे पहले ये Na था सोडियम, तो ये हुआ एटम, लेकिन उसी में NaCl होगा तो आयनिक मॉलिक्यूल, जिसको आपको क्या करना पड़ रहा था? प्लस माइनस में तोड़ना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे केस जब आ जाए, जब फॉर्मूला आप देखिए, उस फॉर्मूला में देखिएगा कौन चीज हो? OH हो। हम ये नहीं बोल रहे कि 1 हो कि 2 हो कि 50 हो, लेकिन OH हो ज्वाइंट रूप से, तो समझ जाइएगा कि वो चीज क्या है? बेस है। और तब उसको इस फॉर्मेट पे लाके आप क्या कीजिएगा? बनाइएगा। तो आपको क्या इस फॉर्मूला में दिखाई नहीं पड़ता कि OH है OH, इसलिए आपको टेंशन की बात नहीं। लेकिन हाँ, करना क्या है वो देखिए। इसका सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैल्शियम का मास आप ही बोलिए 40 प्लस, आपका मैथमेटिक्स है नहीं कि आप ये गुना दे देंगे, वो प्लस होता है वो। और ये ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ये मास जोड़ के कितने आ जाएंगे? 74। ये ना आएगा 17, 34, 40, 74। क्लियर है? अब आ जाइए इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारा यहाँ बेस के लिए क्या है? एसिडिटी है। और मैंने अभी अभी आपको बता दिए कि एसिडिटी का मतलब होता है OH की संख्या। ब्रैकेट में लिखा भी है नंबर ऑफ OH। तो OH की संख्या इसमें कितनी है? अर्थात एसिडिटी कितनी होंगे? 2। और अब तो आप आराम से ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अभी अभी ऊपरे में परिभाषा फॉर्मूला लिखे हैं कि मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लेना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 74। और एसिडिटी टर्म को कहां रखनी है? नीचे। तो 2 कट के कितना आ जाएगा? 37 ग्राम इक्विवेलेंट। किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें कहीं पर? इसको लिख लीजिए और अभी 1-2 क्वेश्चन और आप बनाइए, एक हमने समझाया आपको। वैसे थोड़े से कुछ आपको ये होता होगा, किसका? तो मास का। छोटा आइटम है तो फिर याद रहता होगा। अब बड़ा आइटम में आपको डर होता होगा कि सर अगर एग्जामिनेशन हॉल में मास ना पता रहे तो टेंशन नहीं लेना है। 20 तक आपको कहता कि आप मास याद कर लो, मतलब एलिमेंट एक हाइड्रोजन से लेके
कैल्शियम तक का आप याद कर लो, लेकिन उसके आगे अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो ब्रैकेट में मास दिया रहता है। हम चूंकि अभी आपको सीधे क्वेश्चन एग्जांपल लेके आ रहे हैं ना, हम भी अगर आपसे एग्जाम लेंगे या टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हम भी अगर कैल्शियम के ब्रैकेट में उसका मास क्या करेंगे, डाल देंगे। और आप ये मत समझना कि इंटरमीडिएट, अरे प्रोफेसर बनने के लिए जेआरएफ का एग्जाम होता है ना, वो जेआरएफ एग्जाम के फर्स्ट पेज पर मास से सब डाल दिया रहता है कि आप तकलीफ में मत आइए, दे देते हैं, गुना भाग कीजिए खाली। तो इसलिए मास के लिए आप टेंशन में मत आओ। हाँ, लेकिन 20 तक याद रखिए। अभी कहिएगा हाइड्रोजनों का मास लिखिए के देगा तो हो गया। 9th-10th में लोग पढ़ता है उसको भी बोलिएगा लिखिए के देगा, 20 के ऊपर वो मास दे दिया रहता है। 20 तक बोलता है कि स्टूडेंट को तो लिखते लिखते याद हो गया होगा, वो कह ले उसको दे। हो गया, अगला बनाएंगे आप, लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अगला क्वेश्चन, ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। निकालिए सब। जब इसका भी आप बनाए होंगे तो सेम स्टाइल में बनाए होंगे आप, जैसा ऊपर वाले को आप बनाए हुए थे। पहला स्टेप आप क्या किए इसमें, तो पहला स्टेप आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। जब मॉलिक्यूलर मास निकाले तो एल्युमिनियम का मास कितना, 27। वैसे भी कुछ हम बेसिक आपको बता दें कि जो सामान्यतः 1 से 20 तक में यही होता है कि जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सम संख्या हो वो दुगुने के बराबर मास होता है, और जिसका विषम संख्या हो तो उसके दुगुने में एक जुड़ जाता है। जैसे एल्युमिनियम का होता है 13, तो देखिए 13 दूनी 26, उसमें एक जोड़ दिया 27। लेकिन यही अगर हो जाएगा ऑक्सीजन तो होता है 8, वो है सम संख्या, तो उसका हो जाएगा सिर्फ 16। तो 20 तक में ये नियम, हाँ ये भी हम नहीं बोल रहे हैं कि हर जगह ये नियम लागू हो जाएगा, एक एवरेज हम बोले कि ये औसतन लगभग फिट बैठ जाता है 20-30 तक में। समझ में आ रहा है बात, इसलिए टेंशन में नहीं आना है। एल्युमिनियम का कितना होगा, 27। ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन का 1, और ये हो जाएंगे 3। ओवरऑल एडिशन बोलिए 17, फिर ये 51 और 27, 78, ये आएगा ना। चलो अगला हम लोग को काम क्या करना है, एसिडिटी। तो एसिडिटी में क्या देखते हैं भाई, OH। कितने OH दिखाई पड़ रहे हैं, अगर मोतियाबिंद ना हो तो 3 ना हो सकता है, ठीक है। OH की संख्या कितनी है, 3। अब आप निकाल लीजिए क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऊपर रखना है, एसिडिटी नीचे। मास कितना है और एसिडिटी 3, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 26। अगला बनाएंगे आप, लिखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। एक और बना लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली भी बोलते, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो दूना और एक जोड़ दीजिए, 23 होगा ना। तो 23 सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मतलब कितने, 40। OH की संख्या कितनी है, दिख रहा है ना सबको। हाँ ना, ई ना कै गो रहता है, फलो फलो में ऊपरे वाला सब लेते चल जाए। देखा ऊपरों में 3 था, यहाँ डाल दो 3 रे, वो फलो वाला आदमी रहता है।
दियाद को देखा अंधा है तो वो सोचता है टकुआरी लेके अपना आंख फोड़ ले, हम मुंह अंधे हो जाए। दे दिए। तो इसका कितना आया, इसको हम बनाते नहीं है, आप सीधे ये 40/1 मतलब 40 हो जाएगा आंसर। सबको क्लियर है? तो हमको लगता है ग्राम इक्विवेलेंट बेस में अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आराम से निकाल लेंगे। OH देखेंगे, बस मास जोड़ेंगे, OH की संख्या जितनी होगी उससे सीधा क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्लियर हुए? चलिए एक और बच गया है, कौन? एसिड। अभी बेस का ना था। चलो अगला हेडिंग दो आप, डी आ जाइए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। और उल्टा नाम होता है, बेस था तो एसिडिटी, एसिड है तो बेसिसिटी। इसमें भी समझना पड़ेगा सेम उसी स्टाइल में कि एसिड के लिए ये बेसिसिटी, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो क्लियर करना है। एसिड का सीधा मीनिंग होता है कि H जो है डायरेक्टली लिंक्ड हो किससे, या और शॉर्ट लिख देते हैं, H लिंक्ड विथ ऑक्सीजन, और शॉर्ट कर देता हूं, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो। और इसमें यह लिखना है कि कितना H डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है। अंतर समझ में आया? नंबर ऑफ H लिंक्ड विथ, लिंक का मतलब होता है बॉन्ड ही, बायोलॉजी वाला बॉन्ड को लिंक के बोलता है, तब ना वहां लिंकेज रहता है। तो नंबर ऑफ H लिंक्ड विथ ऑक्सीजन, दोनों में अंतर समझ में आया? पहले तो अब आइए कि ऐसा लिखे क्यों, आर्हेनियस का पुनः सिद्धांत पे आप आ जाइए। उनका कहना था कि जो H पानी में घुल के दे देता हो उसे एसिड बोलते हैं, यानी अम्ल बोलते हैं, और जो OH दे देता हो उसे बेस बोलते हैं। तो बेस जब था तो OH का बात लिखे थे, अब एसिड की बात है तो किसको दिए हैं, H को दिए हैं। तो हम अपना कोई सिद्धांत नहीं लागू किए हैं, आर्हेनियस साहब का यह सिद्धांत है जो अब शायद 9वें 10वें में पढ़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई बहुत बड़े टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब बात आता है इसके किसके फॉर्मूले पर। तो अगर हमको कोई बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, लेकिन किसका, एसिड का निकालिए, तो जो फॉर्मूला रहेगा फिर उसका आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास वैसे ही जोड़ के, जैसा भी निकाल रहे थे ना वैसे जोड़ के निकाल लेंगे। वो मास को ऊपर रखेंगे और नीचे टर्म में हम लोग क्या रखेंगे, बेसिसिटी। लेकिन रियलिटी में बेसिसिटी का मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ H विथ O, यही ना हुआ। और शॉर्ट कर दिए भाषा को, ऊपर में तो लिखा ही है, दे दीजिए। पहले इतने डाटा को दे दिए, फिर क्वेश्चन से समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है सबका। आज बुध पूर्णिमा होने के कारण कहीं पर शायद एग्जाम नहीं है आज, कि है? आज नहीं, बंद है कॉलेज सब, बुध पूर्णिमा है ना उसी के लिए बंद है, इसलिए 5 को कोई एग्जाम नहीं है। तो कोई एग्जाम नहीं है तो फिर भी सब स्टूडेंट कहाँ गया, निकल लिया? हाँ लाइव तो है तो है लो रे, सुते रहे छी कि वीडियो बढ़िया रहबे करै छी, बाद में आराम से लिख लेब, सुते में कोई परेशानी नहीं हेबाक चाहिए। एहि दुआरे 3 बजे रात तक ना भोजपुरिया फिल्म चल रही है। दे दिए सब। चलिए अब इसके एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा ढंग से। दे दिए इसको सब।
क्वेश्चन अगर इसका आता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, अब इसको किसी को समझाना ना पड़ेगा कि भाई ये कैसे एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है उसका, जानते हैं आप एसिड होगा, इसमें तो किन्हीं को ये बात समझाने की जरूरत है नहीं। और आप एसिड का क्या निकालने चले हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें काम स्टेप क्या करना पड़ता है वो जरा देखिए। पहला स्टेप ये है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि इसमें कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक है, जबकि दिखने में लगता है कि दुगो हाइड्रोजन है ना, तो दुगो हाइड्रोजन दुगो ऑक्सीजन से लिंक होगा। कई गो ऐसा करेगा कि सीधे इसका मास जोड़ेगा, दुगो हाइड्रोजन है सीधे दू से भाग दे देगा। हो सकता है ठीक हो जाए, हम ये नहीं बोल रहे कि गलत हो जाएगा, हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो दिखने में लगेंगे हाइड्रोजन है 4 और पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ल है 2 ही। उस केस में आप क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। कभी कभी होता है तुक्का में भी आंसर सही आता है, लेकिन हर जगह तुक्का सही हो जाए तो लोग पढ़ता कहां तब, तो कहता चल रे एग्जामिनेशन हॉल में दे ई भेलो ए, ई भेलो बी, ई भेलो सी, ई भेलो डी, आ दोनों चारों में दांत काट जे में पहले कट गेलो वे आंसर भेलो। तुक्का में अगर काम हो जाता तो फिर कहाँ केस था। ऐसा भी निकालते हैं भाई, अपना अपना लोगों का टेक्निक होता है। एक ये टेक्निक होता है, एक और टेक्निक होता है। हाँ, वो नचा के देखता रहता है कि किस पर नाचा है वो, तो अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाता है। कोई सीधे भगवान का नाम लेके अपना सोचता है कि मन में क्या आगे लोडे वे भेलो आंसर, अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाता है। तो आप तुक्का के मेथड पर आएंगे तो फंस जाएंगे। रियलिटी पर आइए कि वास्तविकता इसके साथ क्या है। पहला काम है आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के केस में ये ध्यान में रखना होगा कि 11 से मैंने आपको सिखाते आए हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो अकेला एटम होता है वही उसका न्यूक्लियस और मास्टर एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है। जैसे अगर ये H2O है तो इसका मास्टर एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मास्टर एटम कार्बन होगा। अगर कोई CH4 मीथेन है तो उसका मास्टर एटम, सेंट्रल एटम कार्बन होंगे। समझ में आई बात? तो वैसे ही आप इस हिसाब से बोल दीजिए, तो इसका कौन सेंट्रल एटम होगा, सल्फर होगा। ये तय हो गया आपकी सल्फर होगा। लेकिन अब आपको इस सल्फर के आसपास इस प्रकार से बॉन्ड को सजाना है कि हर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो जाए, हर हाइड्रोजन का 1 हो जाए, और सल्फर का 6 बॉन्ड बनाता है वो 6 भी हो जाए। दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं, हर सल्फर को तो बीच में रखना है क्योंकि वो सेंट्रल एटम है, लेकिन सजाना इस प्रकार से है कि हर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो जाए, हर हाइड्रोजन का 1 हो जाए, और सल्फर का भी 6 हो जाए। तो जरा देख लो, अगर इस सल्फर के पास हम ऐसे ऑक्सीजन दे दें तो 4 को बॉन्ड हो गया, आज दोनों ऑक्सीजन को 2 भी हो गया। अब भी हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऐसे दे दिए 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, सल्फर का 6 हो गया। जरा गौर से देखो। अब आप कहिएगा सर ये ऑक्सीजन को कहां 2 हुआ, तो ये दोनों को हाइड्रोजन दे दो आप। तो अब देख लो ना, अब सबको हुआ या नहीं। सल्फर का 6 हो गया, हर ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, सबका वैलेंसी मेंटेन हो गया। समझ में आ रही बात? जब इसको आप कर लिए तो इसके बाद अब स्पष्ट पता चल रहा है कि एक H ये वाला डायरेक्ट O से जुड़ल है, ये एक H ये डायरेक्ट O से जुड़ल है। मतलब यहां पर हमको कोई बोलेगा कि इसका एसिडिटी कितना होगा, सॉरी बेसिसिटी होगा ना, एसिड का उल्टा होता है। बेसिसिटी कितना होगा, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि कितना H डायरेक्ट O से जुड़ल है, 2 से। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का मास 1, और कितना हाइड्रोजन है, सल्फर का 32, 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो डबल सम संख्या है ना, तो 32। ऑक्सीजन का कितना, 16 गुने 4, ये कितने आएंगे, ओवरऑल एडिशन कितना आएगा, 98 ग्राम। अब आप अपने फॉर्मूले पे लेके आ जाओ। फॉर्मूले पे लेके आएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका, H2SO4 का निकालेंगे, तो मास कितना आया है 98, और बेसिसिटी कितना है, ये कट के कितने हो गए 49 ग्राम इक्विवेलेंट आंसर। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में ये बात चल रहा होगा कि सर आप बेकार ना इतना बड़का फिगर उगर खींच के समझाएं, हम तो इतने कह देते 2 है 2 से भाग दो, यही ना सोचे। तो अच्छा लिखो, इसके बाद दे रहे हैं वो, जब उस सोच पर है तुक्का वाला स्टाइल में दागला दे रहे हैं कि सर अब ना मारेंगे, तय हो गया कि कुछ गड़बड़ होगा उसमें।
बना लिए सब? अगला बनाएंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दीजिए, इसको लिख लिए सब। अगला दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बनाइए इसको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2। तो आप कई सोचेगा कितना, जो मास जोड़ लेते हैं सीधा हाइड्रोजन 3 गो है, सीधा 3 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। कहीं करके देख लीजिए, अगर इन नियमों पर आ लीजिए, तब अपने अपने औकात का पता चलेगा। फास्फोरस 5 गो बॉन्ड, 15 का मेंबर है ना। तो फास्फोरस को बीच में रखिए और इस प्रकार से सजाइए फास्फोरस को कि अगल बगल एटम को, कि फास्फोरस का 5 बॉन्ड हो जाए, हर ऑक्सीजन का 2 हो जाए और हर हाइड्रोजन का 1 हो जाए। सोचो, सोचने में क्या जाता है। ब्रेन ही के एक ऐसा चीज है जिसको जितना सोचने के लिए दे दीजिए उतना वो तेजी से आगे बढ़ता है। नहीं बनाए? चलिए थोड़ा सा मदद हम करते हैं। बीच में किसको रखेंगे? और फास्फोरस 15 का मेंबर है, 5 को बॉन्ड बनाएगा ना, तो 5 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 5 होने चाहिए। तो चलिए एक सा करते हैं कि इसके पास पांच को बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 ही है। तो अगर 2 गो हाइड्रोजन दे दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन दे दिए तो 2 हाइड्रोजन खत्म, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर दौड़ दें तो 1 ऑक्सीजन अब भी बचा है। 5 हो गया इसका, 2 1 3 4 1 5, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, 1 हाइड्रोजन बचलो है। क्या लगा? हो गया ना सबका? क्या हुआ या नहीं? तो इसलिए सबका मेंटेन हो गया। फास्फोरस का 5 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, सबके सब मेंटेन हो गए। अब आप क्या करते हो भाई? तो आप सबसे पहले इसका क्या लिखते हो? एसिड है तो क्या निकालेंगे? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितना OH डायरेक्ट लिंक है? एक ही ना। अब देखो यहीं पर आप फंस गए ना। दिखने में तो लग रहा है उसमें 3 है, लेकिन आया कितना? 1। तो आंसर गलत हो जाता कि नहीं तुक्का पर। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि तुक्का वाला कंसेप्ट लगाइएगा नहीं। हाँ, हम ये भी नहीं बोल रहे कि नहीं सही हो सकता है, बहुत केस में लगेगा कि सही हो गया, लेकिन हर जगह सही नहीं होगा। अब इसका क्या निकाल लो आप? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना? हाइड्रोजन का 1 into 3, फास्फोरस का 31, 15 होता है। 15 क्या है? विषम संख्या, तो 15 दूनी 30 प्लस 1 कर लीजिए, 31। और ये हो गया ऑक्सीजन का 16 गुने, ये कितना है जोड़ के? 32 हो गए। ये 3 35 और 31 कितने? 66 है ना। चलो 66 ग्राम। अब इसका क्या निकाल लो? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे निकालेंगे तो मास कितना है? 66, बेसिसिटी कितना है? 1, मतलब आंसर कितने हो जाएंगे? 66। और कोई अगर ज्यादा होशियारी बरतते डायरेक्ट हाइड्रोजन देख के तो 22 आ जाता है उसका, तो उसका सत्यानाश हो जाता और कौन चीज हो जाता। अगला बनाएंगे आप। चलिए फिर यही दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, खाली H3PO2 था ना, अब H3PO3 कर दीजिए। अब बनाइए उसको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3।
नहीं बना? जब बनाए होंगे तो बीच में फास्फोरस को रखेंगे और सोचना यही है कि फास्फोरस को कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऐसे लिंक करो कि 5 हो जाए। हो गया। एक ऑक्सीजन देते हैं इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते। देख लो, अब फास्फोरस का 5 हो गया, हर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया, हर हाइड्रोजन का 1 हो गया। जितना फॉर्मूला में था वो सारे यूज में आ गए। अब आप देख लो, ये डायरेक्ट एच ओ से है, ये डायरेक्ट एच ओ से, लेकिन ई वाला एच, यो वाला एच गिनिएगा, ये डायरेक्ट ओ से है कि फास्फोरस से ना है। हम क्या लिखे हुए हैं, डायरेक्ट ओ से, ऑक्सीजन से, इसलिए इसकी बेसिसिटी की टर्म, बेसिसिटी का टर्म हो जाएगा 2। अब निकाल लीजिए उसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना, 1 इंटू 3 फॉस्फोरस, 31 ऑक्सीजन, 16 इंटू 3 कितने आए जोड़ के, 48 और ये 3 51 और 51 और 31 82 ग्राम। अब क्या निकाल लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों, और ग्राम इक्विवेलेंट अब क्यों नहीं निकलेगा, जो 2 डाटा चाहिए वो दोनों डाटा आपके पास है, ये है 82 मास ऊपर और बेसिसिटी कितने आंसर आ जाएंगे, 41 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। और बनाएंगे आप, लिख लीजिए कुछ क्वेश्चन और। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। क्वेश्चन देखिए, दे दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। और एक और बनाने की इच्छा हो तो इसको बना लीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसको बोलते हैं, पालक साग में मिलता है ये, स्पाइंच। स्पाइंच मतलब पालक साग होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 H डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, मास जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, इसका निकाल लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जैसे स्ट्रक्चर खींचेंगे ना, बेसिसिटी इसका 3 आ जाएगा, मास जोड़ के 3 से भाग दीजिए, 32.6 कुछ आंसर आ जाएगा इससे। और इसमें निकालेंगे ना तो इसका मास जोड़ लीजिए ना, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 4 ऑक्सीजन है तो 64, और फिर 2 हाइड्रोजन है तो 24 2 26 64, कितने हो गए, 90 90। और उसमें 2 H है, 2 H डायरेक्ट ओ से जुड़ल है, तो 90 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। आंसर हम दोनों को मैंने बोल दिए, अब बना लो अब सिस्टम पे लाके। उसका हो जाएगा 98/3 और इसका हो जाएगा 90/2। और बोलिए, लगता है अब कहीं पर कोई प्रॉब्लम? आराम से थोड़ा सा जो आपको सोचना पड़ेगा वो एसिड के लिए, नहीं तो एटम का वैलेंसी से भाग, एटॉमिक मास में वैलेंसी से भाग, आयनिक मॉलिक्यूल वाले में मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ आयन से भाग, यानी प्लस माइनस कितना आ रहा है उस प्लस वाले से संख्या से भाग। फिर उसके बाद आप आ जाइए तीसरा क्या, बेस। तो बेस में मास निकाल लीजिए, OH की संख्या कितनी है उससे भाग दे दीजिए। एसिड का आएगा तो स्ट्रक्चर खींचिए और देखिए कितना H डायरेक्ट O से लिंक है, मास निकाल लीजिए, जितना H डायरेक्ट O से लिंक है उससे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। आपको ये सब करने से क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। और उस ग्राम इक्विवेलेंट का यूज किस में करना है, नॉर्मेलिटी में करना है। अब समझ में आई बात? और नाम जो ऐसा देख रहे हैं ना उल्टा, कि भाई बेस है तो एसिडिटी, एसिड है तो बेसिसिटी, ऐसा क्यों नाम उल्टा पढ़ लो, समझ में आया? किसी के पेट में एसिड ज्यादा बन जाता है, और स्टूडेंट को तो खास करके गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है ज्यादा, स्टूडेंट को क्यों रहता है उसका कारण जानते हैं? अरे कुछ नहीं, खाने 2 बार खेवे करता है। साइंस बोलता है कि कोई भी खाना को पचने में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 घंटा लगता है, उससे ज्यादा ना। खिचड़ी उचड़ी तो 3 घंटा में पच जाता है, खत्म।
स्टूडेंट का तो फेवरेट है वो। तो अब आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में 4 से 6, हम मैक्सिमम 6 कर देते हैं, भाग दीजिए 4, यानी 4 बार आपको खाना खानी है, जिसमें 2 बार नाश्ता और 2 बार भोजन, मतलब सुबह नाश्ता फिर भोजन, शाम नाश्ता रात में भोजन, ये सिस्टम है। हमारा पेट डिमांड करता है कि इस टाइम में हमको चाहिए। स्टूडेंट करता क्या है, 1 बजे 2 में, एक के बार रात में, फिर 11-12 बजे में। 6 घंटा तो अपने पेट को काम दे रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 6 जो घंटे हैं वो अपने पेट को खाली छोड़ रहा है। जब पेट को खाली छोड़ता है तो हमारे पेट का एचसीएल बोलता है कि हमको चोट्टा कोई काम ना दिया है, तो हमें इसका आंतरिय जलाते हैं। वो पेट का तब जो बगल का मांसून से उसी को जलाना शुरू कर देता है, उसी को भोजन रूपी यूज करना शुरू करता है। और जैसे ही जलाना शुरू कर लिया, स्वाभाविक से आप तुरंत उसका इंडिकेशन आना, सबसे पहले जलन महसूस होगा, जलन महसूस होगा तो पहले आप पानी पिएंगे, आप भूखे रहते ही आप पानी देखते होइएगा, लीटर का लीटर ठूस लेते होइएगा, डकार लेते होइएगा। और वो जैसे हुआ उससे कितना देर, पानी पर कितना देर वो एचसीएल कंट्रोल करेगा, फिर कुछ देर के बाद पानी अपने सिस्टम से बाहर, फिर जगह खाली है, फिर एचसीएल अपने काम में लग गए है। ये बार बार इंडिकेशन देते रहता है कि भाई पेट खाली है, पेट को कुछ दो, भरो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये ट्यूशन से वो ट्यूशन, वो ट्यूशन से ये ट्यूशन करते हुए बस 12 बज गया रहता है। फिर उसके बाद अपने कुकरों धोना है, करछुलों को बढ़िया से धोना है क्या, तब फिर बनानी भी है, जैसे तैसे बन गया, सुरक उरक के ठूस लिए, बस ऐसे कर लिए। अब फिर वो 6 घंटा काम करेगा, फिर वही खाली रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने पेट को खाली ना छोड़िए। बिस्किट ही मिलता है, बिस्किट ये कर जाओ। रात में रोटी बच गई, बासी रोटी है, उसको बढ़िया से पॉलिथीन में लपेट दो, खाली उसमें हवा ना जाने चाहिए, बढ़िया से लपेट दो, कहीं पर रख दो, भोरे उठो वही C12H2211 बचपन याद आया, बस वही बस यहाँ पर डालिए C12H2211 को, ठूस लीजिए, 1 लीटर पानी डाल दिया, चलते रहो, कोई टेंशन है। इज्जत प्रतिष्ठा को साइड करिए, कोई देखने जाएगा कौन जी होगा भाई, पेट को दे रहे हैं, गैस बन जाएगा, बीमारी हो जाएगा, तो उससे बढ़िया है तो बासी रोटी पर चल दे। लेकिन बासी रोटी को भी बासी रोटी ना रहने दीजिए, उसको इस प्रकार से पॉलिथीन में लपेट के रख दीजिए कि हवा ना जाए, तो वो बासी कहाँ रहा तब, अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहिएगा सर तो नमक क्यों आप नहीं बोले उस पर डालने के लिए, C12H2211 का बात क्यों की, चीनी है का, चीनी क्विक एनर्जेटिक होता है, थोड़ा सा चीनी डाल के अगर रोटी खा लिए बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाता है, फिर पढ़ने में मजा भी आएगा आपको। बहुत ज्यादा भी ना ले लीजिए, ना तो नींद आना शुरू हो जाता है। मीठा पीन का ये है, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए उसका। तो इससे क्या होता है, तो देखिएगा क्या कि किसी को अगर पेट में एसिड बन गया, मतलब गैस बन गया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बाहर से एक फेमस गोटी कौन है, पेंटॉप, फेमस गोटी है पेंटॉप। उस पेंटॉप में रहता कौन चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ई है एसिड, इसमें OH है, OH है बेस। ये बेस जैसे ही गोटी, मतलब खाली पेट में जैसे ही पेंटॉप को खाते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाता है, एसिड को बोलता है कहां चलोगे डार्लिंग, एसिड हम आ गए हैं बेस, तो चल हमारे साथ मिल, और आगे हम तुमको सॉल्ट में, नमक में, लवण में बदल देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट। तो जैसे ही ये पेंटॉप का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड में जाता है, उसको लवण बना देता है, गैस हो गया खत्म, मामला क्या हो गया, फिनिश। लेकिन है दिक्कत क्या कि नाम ये था एसिड, अब बाहर से लिए बेस, तो बोला नाम उल्टा रखते हैं, एसिड के लिए रखेंगे बेसिसिटी, अब बेस के लिए रखेंगे एसिडिटी, इसलिए नाम पड़ गए क्या, आपके पेट के चक्कर में ही नाम उल्टा हो गए, ना तो उल्टा नाम ना होता ये। इसलिए थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिए, 4 से 6 घंटे वाले सिस्टम पर लागू, जो मिले भाई, बिस्किट मिलेगा बिस्किट दे के, और पानी दे देंगे, पेट को काम दे देंगे कि तू अपना काम कर, हम अपना भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो गलती ना कीजिएगा, एक लंबा अवधि तक उसको छोड़ दीजिए, फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आएगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होते होते अल्सर बीमारी भी हो जाता है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। ये 12 साइड हो जाएगा, पता चलेगा 12 का जब एग्जाम आया उससे 10 दिन पहले ही जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। इसलिए थोड़ा सा भाई, पहले स्वास्थ्य, पहले बोला जाता, पहले शिक्षा था स्वास्थ्य, हम उल्टा बोलते हैं, पहले स्वास्थ्य रखो यार, शिक्षा होगा, पूरा पढ़े रहोगे, पता चलेगा एग्जाम के समय जैसे 9:45 गया कि नींदे आ गेलो, रे भाई गेलो काम से। तो ये पहले स्वास्थ्य को आप ये करो, पढ़ाई हो ही जाएगा। नहीं कई गो रहता है, इतना कंजूस बरका रहता है, ढेरी दालों बनाएगा तो दाल का 4 गो दाना रहेगा, पानी 3 गिलास हिलते रहेगा उसमें, भाई तू को एनर्जी ना मिलेगा, तू कहां से तू पढ़ेगा। तब कहोगे सर हमरा तो ओंघिए लागल लगे यो, पढ़े में याद करी छी, याद नहीं हो छी यो, 100 समस्या। आप बैलेंस डाइट तो लीजिए पहले, और बिना बैलेंस डाइट का आप काम किए जा रहे हैं तो कहां से याद रहेगा कोई चीज।
अब हम ही को देखते तो क्या लगता है कि बिना बैलेंस डाइट में ऐसे भर दिन बकते रहते पागल की तरह। अरे डिक्की में सेब रहता है, जहीं पर मौका मिला सेब निकाले, आप वो गाँव देहात की तरह चाकू से काटते हैं, पकड़े पानी दला दिए दकर के बस दे दिए 1 लीटर पानी, चल आगे चलते रहेगा काम। जहीं पर है वहीं पर। हम सरकारी जॉब में तो ऑफिस में गोदरेज है उसमें केला रखे रहते हैं, वहीं पर 4 गो ठूस दी, जाओ चलते रहेगा। वो रुकावट ना, पहले पेट तब कुछ, सीधा बात। इसलिए उसमें ना ब्रेन को बनाने के लिए, बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, पढ़ाई अच्छा हो उसके लिए आपको खाना बढ़िया से लीजिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो बस ये एसिडिटी वाला प्रॉब्लम आता ही रहेगा। समझ में आ रहा बात। ग्राम इक्विवेलेंट का टॉपिक खत्म हो गया। कल का क्लास हमारा क्या होगा, नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल। कल आप सेट लेके आएंगे, बिना सेट के आप नहीं आएंगे। थैंक यू।